आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहले यहां पर हमें दिया गया है खंड क, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेक्शन ए। अब ये जो सेक्शन ए है ये हमारा पैसेज का है, और इसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और एक पद्यांश दिया गया है। एक गद्यांश दिया गया है और एक पद्यांश दिया गया है, और बीच में क्या है, एक ठो अथवा है। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप लोग गद्यांश का उत्तर दीजिए या फिर आप लोग पद्यांश का उत्तर दीजिए। मतलब दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पर दोनों का उत्तर नहीं देना है, बल्कि दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। जो आपको आसान लगता है आप लोग उसका उत्तर दे दीजिए। परीक्षा में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा का जो पैटर्न होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा। हो सके कोई दूसरा क्वेश्चन हो, लेकिन एक आपका गद्यांश दिया रहेगा, एक आपका पद्यांश दिया रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है गद्यांश पद्यांश आप लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आपको दोनों बता देता हूँ, क्योंकि देखिए परीक्षा में कोई सा भी आ सकता है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग हर एक चीज को देख लेते हैं। गद्यांश वाला भी देख लेते हैं, पद्यांश वाला भी देख लेते हैं, लेकिन परीक्षा में मात्र आपको एक ही ठो का उत्तर देना है। अगर गद्यांश देंगे तो गद्यांश दीजिए, पद्यांश का देना है तो पद्यांश दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले गद्यांश का यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उत्तर क्या होगा। हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर आप लोग क्या करिए, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ये आपका एक पैसेज है। पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जीवन की सर्वोत्तम नीति है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल प्यारा सा उत्तर। क्या है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे डिगा दे, वह स्वतः खतरे का सामना करेगा। यह निश्चय ही जीवन की सर्वोत्तम नीति है। तो यहां से लेकर आप लोग क्या करिए, यहां तक लिख दीजिए। आप लोगों का हो गया काम। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए, आगे क्या है देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है कि गांधी और कबीर किसके उदाहरण है। तो जो गांधी और जो कबीर है ये किसके उदाहरण है, तो ईमानदारी और सत्यवादी के ये उदाहरण है। ठीक है, तो ईमानदारी और सत्यवादी का लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो यहाँ पर क्या हो, उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी अपना लेता है तो वह अपने जीवन में सफल हो जाएगा। तो आपको करना क्या, यहाँ पर यदि से लेकर के यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए। ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया है। तो ये तो रहा गद्यांश, बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर पद्यांश का उत्तर। तो चलिए देख लीजिए पद्यांश में यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है और इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर इसका उत्तर हमारा क्या होगा। चलिए हम लोग एक करके देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अथवा है, साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा अथवा है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर पद्यांश का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए, क्या कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहां पर ये पद्यांश हो गया, इसका उत्तर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पद्यांश में सच किसे कहा गया है। तो देखिए यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा सच है महज संघर्ष ही। तो यहां पर संघर्ष को क्या कहा गया है, इस पद्यांश में सच कहा गया है, तो संघर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि सच है महज संघर्ष, केवल केवल जो संघर्ष है यही हमारा सच है, तो संघर्ष इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर ख क्या है देख लीजिए कि नयन का नीर का क्या अर्थ है। देखिए नयन माने होता है आंख और नीर माने होता है आंसू, तो नयन का नीर माने हो गया आंखों का आंसू हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ग नंबर क्या है कि उपयुक्त पद्यांश। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका जो शीर्षक होगा, इसका जो टाइटल हो जाएगा क्या हो जाएगा, संघर्ष ही सत्य है। क्या हो जाएगा, संघर्ष ही सत्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेक्शन, यहाँ पर जो बी है अक्षर में जो हम लोग इसको हम लोग सेक्शन यहाँ पर खंड ख भी बोल सकते हैं, जो सेक्शन बी है। देखिए सेक्शन बी जो है ना ये आपका लेटर वाला है, राइटिंग वाला है,
तो इसका ट्रिक होता है, बहुत ही शानदार ट्रिक होगा। एक ट्रिक की मदद से आप लोग हर एक लेटर को लिख सकते हैं। एक ट्रिक जान लीजिए, दुनिया का कोई सा भी लेटर आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी चीजें इसको मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आगे मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा। मतलब जैसे हमारा सारा मॉडल पेपर खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, हमारा ट्रिक का लगातार वीडियो आता रहेगा। वहां पर मैं आपको हिंदी वाला भी बता दूंगा, इंग्लिश भी बता दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला बात तो निबंध पूछा जाएगा, जैसे अनुशासन का महत्व, और यहाँ पर मेरा प्रिय रचनाकार, ये मतलब निबंध है। ये सब आप लोगों का लेटर है, ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन, यहाँ पर ये जो बी होने वाला है, यहाँ पर देखिए 4 ठो प्रश्न पूछा जाएगा और 4 में से मात्र हमें 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए साफ साफ 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो 2 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर 4 ठो प्रश्न पूछा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं आप लोगों को जैसे मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा सारा हमारा, उसके बाद ये सब चीज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब यहाँ पर हमारे सेक्शन से जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, पाठ्य पुस्तक का हमारा शुरू हो जाता है। अब देखिए पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है ना, इसमें हमारा 2 ठो है, यहाँ पर 2 ठो दिया गया किताब का है। ठीक है, यहाँ पर सब प्रसंग 2 ठो दिया रहेगा, एक ठो क नंबर है, एक ठो ख नंबर है, और दोनों में से मात्र आपको एक ही ठो लिखना है। या तो आप लोग ऊपर वाला का लिखिए या फिर आप लोग नीचे वाला का लिखिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कि अगर तू साहस से लड़ेगा, ठीक है, मैंने अगर डरेगा नहीं, साहस से लड़ेगा, तो तेरी हार हो या जीत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरा डट कर, पूरा साहस करके अगर तुम कहीं पर भी लड़ोगे ना, तो अगर तुम हारो या फिर जीतो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तेरा कर्तव्य केवल लड़ना है। लड़कर तू अगर हार भी जाएगा तब भी विजयी ही बनेगा, क्योंकि तेरा साहस तेरे गले का हार बनेगा। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंगा राख हो जाता है पर दीपक को अमर कर जाता है, उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी विजय के समान है। ठीक है, इसी तरह तुझे अपने साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। आज तुझे अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है, अर्थात तुझे अपने क्रोध पर काबू पाकर सदैव आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चीज लिखा गया इसका मतलब होता है ये, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। यहाँ से आप लोग 5 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर, तो 5 नंबर देगा तो 5 नंबर जैसा ही लिखना पड़ेगा। नंबर भी ज्यादा है तो लिखना भी थोड़ा ठीक ठाक से पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जो कि हमारा अथवा देखिए जो दिया गया है, जो ख नंबर, ये अथवा देखिए, दोनों में से किसी आपको एक का उत्तर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मैंने बादलों को मोती के समान शीतल बर्फ कणों के रूप में मानसरोवर तालाब में कमलों पर गिरते हुए देखा है। इन पर्वत शिखरों पर घिरे बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ऊपर वाला नीचे वाला आप लोग दे सकते हैं उत्तर, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल दोनों कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर 1 ठो, ठीक है, क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, यहाँ पर 3 ठो प्रश्न दिया गया है और 3 में से यहाँ पर मात्र हमें 2 ही ठो प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीनों प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ, देख लीजिए। पहला वाला जो है क्या है कि सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। तो क्या क्या कहा है? पहला कहा है उन्होंने कि दीपक के समान जलने को कहा है, दीपक जिस प्रकार से जलता है तुम लोग भी वैसे जलो। ठीक है, आगे क्या कि फूल के समान खिलने को कहा है, जिस प्रकार से फूल खिलता है तुम्हें भी वैसे ही खिलना है। कठोर स्वभाव के अंदर भी करुणा की भावना को रखना, अगर स्वभाव अगर तुम्हारा कठोर है लेकिन फिर भी मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, मतलब अच्छा मतलब स्वभाव रखो। तो देखिए क्वेश्चन में ख क्या है कि नींद उचट जाती है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो कवि है, कवि से लेकर ये जो भयावह है यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों है ये भयावह, यानी क्यों यहाँ पर ये डरावना है, आप लोग इस चीज को देख लीजिए कि बाहर का जो अंधेरा है वह व्याप्त है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में अंधेरे का यहाँ पर एक्चुअल में जो मतलब है कष्ट, मतलब बाहर का जो कष्ट है ना वह बहुत ही ज्यादा है, बहुत मतलब अधिक मात्रा में है, यानी जो अंधेरा है वह क्या है, व्याप्त है।
वह हटने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब ये जो अंधेरा है ये हट ही नहीं रहा है, उसके कारण सुबह हो नहीं पा रही है। इसलिए यहाँ पर कवि जो है, कवि को जो बाहर का जो अंधेरा है वह बहुत ही भयावह लग रहा है। देखिए बात एक्चुअल में ये कि बाहर का जो कष्ट होता है ना, बहुत ही मतलब दुखदायक होता है, बहुत ही दुख देता है, जो हटने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब तक कष्ट नहीं हटेगा तब तक हमारी जिंदगी में सुख नहीं आएगा, इसी के चलते यहाँ पर ये चीज बोला गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ग क्या है कि पत्नी की आंखें, आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है, घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए कवि परिवार में सभी की विशेषता बताता है, वैसे ही अपनी पत्नी की भी बताता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी का हाथ उसे बहुत प्रिय है क्योंकि वह उसे हमेशा थामे रखती है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक सा उत्तर। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर भी हमें मात्र 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन जितना भी प्रश्न रहेगा हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क क्या है कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला पॉइंट क्या है कि नारी को शिक्षा का उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को। ठीक है, देखिए पुरुषों को जिस प्रकार से मतलब शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही नारियों को भी मिलना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की तरह ही काम की सुविधा का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की तरह दुनिया में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर ख क्या है कि चल ये लोग महारा घर ना बांधने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खानाबदोश कहानी के मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। देखिए इस कथन से सुकिया तथा मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है, मतलब किस प्रकार से इन दोनों का शोषण होता है। पूंजीपति वर्ग मतलब जो थोड़े जिनके पास थोड़ा पूंजी है, जो थोड़ा धनवान है, अमीर है, उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहता है। सुबह सिंह जैसे लोग सुकिया तथा मानव जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके। वे उनके हाथों में हमेशा प्रताड़ित होते आ रहे हैं, मतलब हमेशा उनके हाथों से मतलब डांट वगैरह खाते हुए आ रहे हैं। आगे चलते आगे देखिए जो अगला जो प्रश्न यहाँ पर ग नंबर में क्या देख सकते हैं। ग नंबर में दिया गया है कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। देखिए 3 उदाहरण। पहला पॉइंट क्या है कि लेखक के अनुसार आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो आलस्य जो चीज होता है ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी कारण हम निकम्मे बने हुए हैं, अतः हमें इस आलस्य को त्यागना होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि हमें भारत के बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा, इस तरह हम कुएं का मेढक नहीं रहेंगे और हमारी तरक्की अवश्य होगी। आगे जो पॉइंट है क्या कि हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा, शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। तो ये सब हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का या फिर सुदामा पांडे धूमिका का, धूमिल का, सुदामा पांडे धूमिल का। यहाँ पर 2 रचना का नाम लिखना है, या तो आप लोग इसका लिखिए या फिर इसका लिखिए, दोनों में से किसी एक का लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों का लिख दिया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो 2 रचना है क्या कि एक सलाम एक झूठन हो गया। सुदामा पांडे धूमिल का जो 2 रचना हो गया बांसुरी जल गई और कल सुनना मुझे। ठीक है, ये 2 चीज यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यहाँ पर अथवा करके 2 ठो प्रश्न दिया गया। देखिए यहाँ पर एक ऊपर में प्रश्न है, एक नीचे में प्रश्न है। या तो आप लोग उत्तर ऊपर वाला का उत्तर लिखिए या फिर आप नीचे वाला का उत्तर लिखिए, दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों का उत्तर बता देता हूँ क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला क्या कि लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है। होता क्या देखिए कि जब स्कूल में ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपने अपने स्लेट पर इसकी नकल करो, तब लेखक ने अपने स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया बना दी। ऐसा लगा कि ब्लैक बोर्ड की चिड़िया लेखक के स्लेट पर आ बैठी है। उसे 10 में से 10 नंबर मिले। यहीं से पता चलता है कि लेखक जन्मजात कलाकार था, यानी कि जन्म से वो क्या था, कलाकार था। देखिए होता क्या जो मास्टर है ना, मास्टर क्या करता है, स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें चौक से क्या करता है, एक चिड़िया का मतलब यहाँ पे चित्र बना देता है और सभी बच्चों को बोलता है कि चलो तुम लोग भी देख देख के इसके चित्र को बनाओ। तो यहाँ पर लेखक क्या करता है, जैसा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में था ना, बिल्कुल वैसे ही चित्र अपने स्लेट में देख देख के उतार देता है, छाप देता है, बना देता है। इससे मास्टर खुश हो जाता है, उसको 10 में से 10 नंबर देता है। इससे पता चलता है कि जो लेखक था वो शुरू से ही क्या था, तो शुरू से वो क्या था, एक मतलब चित्रकार था, एक कलाकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए आगे देख लीजिए।
अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है, देखिए अथवा वाला, कि लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र है कैसे? देखिए पहला जो मित्र था कौन था? मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली। ये इत्र बेचने का काम करते थे और इनका जो कद था ये थोड़ा मतलब छोटा टाइप का था, ठीक है। 2 नंबर में क्या है कि डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, जो अरशद था इसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था। यह गाने और खाने का शौकीन था, मतलब गाना और खाना इसका ज़्यादा पसंदीदा था। पॉइंट नंबर 3 में क्या कि हामिद कमर हुसैन, इसे कुश्ती और दंड बैठक का शौक था। 4th नंबर में क्या अब्बास जी अहमद, इसका हो जाएगा कि इसकी आंखें जापानी से थी। अब्बास जी स्वभाव से बिजनेसमैन लगता था। अब्बास अली फिदा, यह वक्त का पाबंद व्यक्ति था, ठीक है, मतलब वक्त के आधार पर चलता था, हर एक चीज को टाइम के आधार पर चलता था। यहाँ पर 8 नंबर जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ऊपर में भी एक क्वेश्चन है, नीचे में भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दोनों में से मात्र एक का ही उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों का उत्तर बता देता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था। देखिए पहले जमाने के जो लोग थे वह कला को मतलब फालतू चीजें मानता था, वो मानते थे कि इससे पेट भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि आजकल हमारे देश में कलाकार को किस प्रकार से रिस्पेक्ट दिया जाता है। कोई भी कलाकार कुछ भी पेंटिंग बनाता है उसका रेट भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने उसके उत्तर को लिख दिया है। हमारा जो पहला वाला प्रश्न है क्या है कि कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था। तो देख लीजिए किस प्रकार से था और अभी किस प्रकार से है, दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि पहले लोग, ठीक है, पहले लोग कला को राजा महाराजा और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब लोग कला को बेकार मानते थे। कोई भी बाप अपने बेटे को कला सिखाने नहीं देता था। उनका मानना था कि कला से पेट नहीं चलेगा, केवल समय बर्बाद होगा। लेकिन वर्तमान समय में लोगों का कला के प्रति जो सोच था वह बदल चुका है। अभी कला एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। कला पढ़ाई का एक अंग भी बन चुका है, क्योंकि हर एक स्कूल में भी मतलब आर्ट भी सिखाया जाता है। वर्तमान समय में कलाकार को मान सम्मान भी दिया जाता है। अच्छे कलाकार की पेंटिंग्स अच्छे दामों पर बिकते हैं। जो अच्छे कलाकार होते हैं उनकी जो पेंटिंग होती है एकदम अच्छे दाम में, बहुत ही अच्छा खासा पैसा में बेचा जाता है। आगे देखिए अथवा देखिए जो नीचे था, चूंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कि हमारा लास्ट है, क्या है कि मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था। तो जो मकबूल थे ना वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे। जब मकबूल के दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मकबूल दादाजी के कमरे में ही पड़ा रहता था और अंदर ही अंदर रोता था। इस तरह मकबूल बचपन में गुमसुम सा रहने लगा था। मकबूल के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।